गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बेटा, हम कक्षा 8वीं में हिंदी का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, और जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा, मैं इसके सार के बारे में बता रही हूँ ताकि हमें शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर पढ़ने में आसानी हो। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें सार में जो लेखक है वो कहता है कि मैं रोज ही समाचार पत्रों को पढ़ता हूँ। जब मैं समाचारों को पढ़ता हूँ तो उसमें रोज ही डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार आदि समाचार छपे होते हैं, जिसके देखकर यानी जिसको पढ़कर मेरे मन में विचार उत्पन्न होता है कि आज समाज में क्या घटित हो रहा है। यानी लेखक को लगता है कि आज देश में ईमानदारी खत्म हो गई है, यानी मनुष्यता जो समाज में थी वो सब खत्म होती जा रही है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो ऊंचे दर्जे पे लोग होते हैं वो नीचे दर्जे के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। जो ऊंचे दर्जे पे होता है उसमें निम्नलिखित प्रकार के अनेक प्रकार के दोष पाए जाते हैं। यानी आजकल व्यक्ति पर हर बार संदेह की दृष्टि से देखता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा था, इस समय वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ नहीं करता, और जो कुछ करता है उसमें लोग दोष ढूंढते हैं। तो यानी लेखक सोचता है कि आज हमारे समाज में क्या हो गया है, यानी मनुष्यता तो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। तो फिर वो कहता है कि ये वही भारत है जिसका सपना रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और तिलक जी ने देखा था। यानी वही भारी भारत है जिसमें महात्मा गांधी, तिलक जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा था। वह सोच रहा है कि हमारे आर्य, द्रविड़, मुसलमान, हिंदू, पश्चिमी सभ्यता का इसमें मिलन था, इसमें मेल झोल था। यानी सारी सभ्यता के लोग, मतलब जो भाषाएं थी या जो उनकी संस्कृति थी, सब कुछ मिली जुली थी। अब वह मानव महासमुद्र कहाँ सूख गया, यानी उसके बारे में सोच रहा है। जब सब प्रकार की संस्कृति का यहाँ विकास हो रहा था तो वो संस्कृति अब कहाँ गई। फिर वो सोचता है कि आज लोग क्या कर रहे हैं कि लोग ईमानदारी पे पीछे बढ़ रहे हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वो पीछे रहते जा रहे हैं, और जो बेईमानी से काम करते हैं वो आगे निकलते जा रहे हैं। यानी ईमानदारी को प्राइवेसी, यानी ईमानदारी मूर्खता का प्राइवेसी माना गया है। आजकल लेखक बताता है कि आजकल धर्म और कानून को अलग अलग देखा गया है, यानी उसमें भी अंतर देखा गया है। पहले क्या होता था, धर्म और कानून को एक समान माना जाता था, लेकिन आजकल लोग धर्म को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून को धोखा देकर आगे निकलते जा रहे हैं। यानी कानून की नजरों में हमेशा धोखा देकर वह आगे निकलते जा रहे हैं। फिर लेखक कहता है कि समाज के ऊपरी वर्गों में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मनुष्य के अंदर और आज भी सेवा, ईमानदारी, मनुष्यता, आध्यात्मिकता भरी हुई है। वे दब गई है लेकिन नष्ट नहीं हुई है। आज भी लोग स्त्रियों का सम्मान करते हैं। आज भी लोग झूठ और पाप को क्या समझते हैं, गलत समझते हैं। वो पीड़ा पहुंचाना भी वह पाप समझते हैं। इस तरह से इसमें लेखक ने बताया है। तो लेखक कहता है कि दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है, यानी दोष लोग कर रहे हैं उनका पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश मतलब ना लोगों के सामने प्रकट करना, लेकिन उसके आचरण के गलत पक्ष का आनंद लेकर और अपने उस पर्दाफाश करने का, यानी उसके दोषों को पर्दाफाश करने का कर्तव्य मान लेना, यह बुराई है। यानी जो भी उसका गलत पक्ष है उसे आनंद के सामने, दूसरों के सामने उजागर करना, यह गलत बात है। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसका आनंद लेते हैं और इसे अपना कर्तव्य मान लेते हैं, ऐसा लेखक कहता है। फिर लेखक बताता है, एक बार रेलवे स्टेशन पर मेरे को कहीं जाना था, तो मैं रेलगाड़ी की टिकट खरीदने गया। तो टिकट बाबू से मैंने 10 रुपए की नोट की टिकट खरीदी थी, लेकिन गलती से मैंने 100 का नोट पकड़ा दिया और फटाफट जल्दी से आकर अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ समय बाद वो जो टिकट बाबू था बड़ी सहनशीलता के वापस आता है मेरे पास, और वो मुझे पहचान लेता है और मुझे 90 रुपए वापिस कर देता है। फिर मैं सोचता हूँ कि लोगों में आज भी ईमानदारी बाकी है, वह कभी खत्म नहीं है। फिर अपने साथ लेखक एक और वृतांत बताता है कि एक बार मैं बस से अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, यानी मेरी पत्नी थी और मेरे 3 बच्चे थे, कहीं जा रहे थे। तो हमारे गंतव्य स्थान से पहुंचने से पहले 8 किलोमीटर पहले ही हमारी बस खराब हो जाती है। हम लोग डर जाते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ डकैती होती है, और मेरे बच्चे भूखे प्यासे थे, उन्हें भूख लग रही थी क्योंकि रात का समय था, 10 बज चुके थे। बच्चों को बहुत तेज भूख लग रही थी। अब
अब बस रुक गई थी तो कंडक्टर फटाफट उतरता है और साइकिल को लेकर चला जाता है। अब लोग कहते हैं कि यहाँ तो डकैती होने वाली है। अब मुझे लगता है कि जो कंडक्टर है वो डकैती वाले डाकुओं को बुलाने गया है। लोग घबरा जाते हैं। फिर सब लोग प्लान कर लेते हैं, योजना बनाते हैं कि क्यों ना इस ड्राइवर को पीटा जाए। तो सब लोग ड्राइवर के पास जाके कोशिश करते हैं उसको दबोचने की। अब वो जो ड्राइवर होता है बड़ी कातर नजर से लेखक की तरफ देख रहा होता है कि उसे अपनी नजरों से कहता है कि मुझे बचाने का प्रयास कीजिए। तो फिर वो लेखक सोचता है कि इसे बचाने का प्रयास करना चाहिए, तो वो उससे कहता है कि नहीं नहीं, इसे पीटा ना जाए। तो लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे लग रहा है कि इसने अपने साथी को डॉक्टर के पास भेज दिया है। तो कहते हैं नहीं नहीं, फिर लोग उसकी बात मान जाते हैं लेखक की। वो बच जाता है और उसे एक साइड बिठा के लोग उसके सामने इसके साथ घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है वो नई बस लेकर आ रहा होता है। जब नई बस लेकर आ रहा होता है तो सबके मन में धीरज बन जाता है, आशा पहला दिलासा बन जाता है। जब वो बस लेकर आता है, लोग बस में बैठ जाते हैं। साथ ही साथ कंडक्टर होता है वो अपने साथ दूध भी लेकर आता है। वो कहता है कि पंडित जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को बोलता है लेखक को कि पंडित जी, मैंने जब के बच्चों को देख लिया था वो भूख प्यास से बहुत तड़प रहे थे, तो मुझे रास्ते में दूध दिखा और मैं वही लेकर आ गया। सब लोग अपनी बस में बैठ जाते हैं और बस 12 बजे तक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। फिर लेखक कहता है कि कैसे कहूँ कि आज भी मनुष्य में मनुष्यता समाप्त हो गई है। यानी कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मनुष्यता समाप्त हो गई है, यानी लोगों में ऐसा लगता है, लेकिन कहीं मुझे ऐसा विश्वास भी है कि लोगों में मनुष्यता बनी हुई है। वह कहता है कि मैंने कई बार धोखा खाया है, विश्वासघात भी खाया है, यानी लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात भी किया है, लेकिन अगर मैं उस कष्ट पर या कष्ट में जीवन को याद करूंगा तो मेरा जीवन दुखमय हो जाएगा, यानी मेरा जीवन निराश हो जाएगा। अगर मैं अच्छे पलों को याद करूंगा तो मेरा जीवन अच्छा सकारात्मक सोच सोचेगा और मेरा जीवन खुशमय बन जाएगा। इस पर वह कहते हैं कि एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पंक्ति में कहा था कि संसार में केवल मुझे धोखा ही खाना पड़े, विश्वासघात खाना पड़े, ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यानी जब मेरे पास ऐसी विपरीत स्थिति भी आ जाए, किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था ये पंक्ति कि चाहे मेरे पर कितनी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाओ, लेकिन मेरे पर इतनी शक्ति बना देना कि मैं आपके ऊपर ही संदेह ना करूं। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जब विपत्ति आती है तो भगवान को कोसने लग जाते हैं। तो वही कह रहा है कि मेरे पास कितनी बुरी व्यवस्था आ जाए लेकिन मैं आपको पर संदेह न करूं। तो बेटा इस पाठ में बताया गया है कि क्या निराश हो जाए, यानी इस पाठ में बताया गया है कि हमें कैसे ही, चाहे हमारे पास कितनी ही बुरी अवस्था हो जाए, लेकिन हम अगर पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोच सोचे, तो हम उस वक्त नेगेटिव यानी नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर अच्छे रास्ते पर निकल जाए। यानी हमें क्या निराश हो जाए, चाहे कितनी परिस्थिति हो जाए बुरी, लेकिन हमें उस पर निराश नहीं होना चाहिए, उससे निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस पाठ में बताया गया है। तो बेटा अब हम अपने शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो पहला शब्द आता है धर्मवीरु। धर्मवीरु का मतलब होता है अधर्म से डरने वाला, अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश, भेद खोलना। उजागर, प्रकट करना। गंतव्य स्थान, जहां किसी को जाना हो। ढाढ़स, धीरज या दिलासा भी, तो मैं धीरज लिख रही हूँ। बेटा ये हमारे शब्दार्थ थे। अब हमारे प्रश्न उत्तर हैं। तो बेटा अब ये हमारे प्रश्न है जिसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी। तो हमारा पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो बेटा लेखक मानता है कि लोगों ने उसे बहुत सारा धोखा दिया है, यानी कई लोग उसके साथ विश्वासघात भी करते हैं, धोखा भी देते हैं, लेकिन लेखक का मानना है कि लोगों की जो मनुष्यता है वह समाप्त नहीं हुई है। आज भी लोग एक दूसरे सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। लोगों में ईमानदारी और क्या होती है, मनुष्यता अभी भी बनी हुई है, इसलिए लेखक निराश नहीं है। यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश कब बुरा रूप ले सकता है? पर्दाफाश मतलब क्या होता है, उसके पर्दाफाश मतलब भेद खोलना, यानी उसके दोषों को प्रकट करना। तो कब बुरा रूप ले सकता है? तो लेखक बताता है कि दोषों का पर्दाफाश करना अच्छी बात है, लेकिन हम उसके गलत पक्ष को उजागर करके उसमें आनंद लेना, उसमें रस लेना, यह बुरी बात है। और उसके दोषों को प्रकट करके अपना कर्तव्य मान लेते हैं, यह भी गलत बात है। यानी अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगी, स्थिति बिगड़ जाती है और वह बुरा रूप ले सकती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए रखा है। इसके माध्यम से लेखक लोगों को समाज के माहौल से अवगत कराना चाहता है और साथ ही साथ वे जानना चाहता है कि लोग इस माहौल से यानी समाज से क्या सोचते हैं, इसके समाज के बारे में क्या सोचते हैं। वह जानना चाहता है कि लोग अच्छे और बुरे व्यवहार से खुश हैं या नहीं। तो लेखक ने यहाँ पर शीर्षक सुझाया है क्या निराश हुआ जाए, यह शीर्षक उचित है और इसके अलावा दूसरा शीर्षक उचित नहीं बैठेगा, यह सर्वोत्तम उचित माना गया है। यही इसका उत्तर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यानी 4 नंबर का प्रश्न है, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, इस बात से हम सहमत हैं क्योंकि आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान होता है, सभी लोग आदर्श की बात कर सकते हैं, लेकिन जब इन्हें अपने जीवन पे लागू करते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो हमारे आदर्श होते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। और हमें अगर आदर्शों पे चलना है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? महात्मा गांधी जैसे, तिलक जैसे लोगों की। यानी हमें आदर्शों पर चलने के लिए हमें महात्मा गांधी जैसे लोगों की आवश्यकता होती है। यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए। हमारे विचार से हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने भारत को अपने सपनों का भारत जैसे सपने देखे थे जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहे और सभी धर्मों के लोगों में भाईचारे की भावना रहो, वो सभी लोग एक समान हो, किसी में भी धर्म जाति को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, इसमें ये बताना है। यानी इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है और जो हमारा लास्ट है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? लिखिए। हमारे सपनों का भारत एक स्वच्छ निर्मल होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार की डकैती चोरी भ्रष्टाचार न हो और सब जगह शांति हो, ऐसा भारत हमारा होना चाहिए। तो बेटा मैंने 1 से 6 प्रश्न के उत्तर आपको बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो बेटा इनको याद कीजिए, साथ ही साथ इनके शब्दार्थ को भी याद कीजिए ताकि आप लोग अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर सके जो आपको असाइनमेंट मिलता है। तो क्या ध्यान से पढ़िए और अपनी गलतियों में सुधार कीजिए। धन्यवाद।